हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के एक बहुत ही खास सेशन में। एक नए बैच की, एक नए साल की, एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं हम आज की इस क्लास से। सो जितने भी बच्चे हैं एक बार फटाफट से आ जाइए और कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए बेटा कि सब ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, मतलब ऑडियो है, जो वीडियो है वो सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर है। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि फिर हम जल्दी से जल्दी अपने सेशन की शुरुआत करें। 1 मिनट वेट करेंगे। आप सभी को भी शुभकामनाएं, आप सभी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स इस नए साल, इस 2024 में। नया साल है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल बना लीजिए। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि जो आपका एम है वो आपके पैरों में आ जाए, वो अपने आप चल के आपके पास आ जाए कि ले तू मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं ही तेरे पास आ जाता हूं तेरी मेहनत को देख के। इतनी मेहनत कीजिए कि बस जो कुछ चाहिए ऐसे चुटकी बजा के आपको मिल जाए। और मैं तो तैयार हूं आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए। आप कितने तैयार हो ये बताएगा कि आपको कितनी जल्दी सक्सेस मिलती है। मैंने अपने कोर्सेज को 6 महीने से ज़्यादा लॉन्च ही नहीं किया। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपको मेरी एप्लीकेशन पे 6 महीने से ज़्यादा कोई कोर्स ही नहीं मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी। भाई क्यों? मुझे भरोसा है अपने बच्चों पे कि वो 6 महीने में ही क्रैक कर देंगे। 1 साल का क्यों सोचना, है ना? 1 साल का क्यों सोचना जब आपको पता है कि हम 6 महीने में ही क्रैक कर देंगे। तो इस वजह से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूं हर स्टेप पे। जिस तरीके से भी हो पाएगा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और इस बार तो मैंने सब चीज़ों को एकदम से अपडेट कर दिया है, क्योंकि पहले हम सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि सब चीज़ें अपने हाथ में हैं तो जो मेरा एक प्रॉपर प्लान है वो भी आप लोगों को बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2024। आई विश, मुझे भरोसा है और मैं कामना करता हूं, आपके लिए प्रे करता हूं कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में एकदम से सही हो जाए। ठीक है जी, चलो मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन है बच्चे क्लास में। ओके, अंकित है, रमन है, समीर है, हर्षिका है, पीयूष है, पारुल है, अलका है, मेघा है, मुजफ्फर है, शुभ्रा है, ममता है, पुष्पांजलि है, मुस्कान है, अल्पना है, आरती है, ज्ञान है, नंदलाल है, समीर है, मनीषा गौर है, मुजफ्फर है, मनस्विनी है, पूरव है, रिया है, चंदेर लता, ओके चंदर लता है, जूई है, समाश्री है, प्रिया है, पॉपी है, प्रीति है, रेनू जैन है। तो काफी सारे बच्चे क्लास में हैं। अभी तकरीबन 350 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन, क्योंकि देखो मैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, हर चीज आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। क्योंकि ये पेपर 1 की क्लास है तो आज आप लोगों को मैं पेपर 1 में सिलेबस को डिकोड करूंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी की क्लास कल या परसों लेंगे, मतलब रेगुलर क्लासेस 2-4 दिन के अंदर शुरू होंगी। एक बार आंसर की भी आ जाए, क्योंकि बाकी बच्चे भी आएंगे। ठीक है, तब तक मैं फाउंडेशन की क्लासेस हैं वो 2-3 आप लोगों को लेके समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का एक पूरा बेस तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी, टेस्ट सीरीज भी लगाते रहेंगे और रिवीजन के लिए भी मैंने इस बार बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं। तो हर चीज है वो आप लोगों को 1 बाय 1 मिलती जाएगी। चलिए, पहले मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं, जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, कि जो पेपर 1 है बेटा, पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि आप अलग अलग सब्जेक्ट से हो ना, जैसे अभी क्लास में जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने 3 महीने का लिया 3 महीने के बाद एक्सटेंड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। 3 महीने का निकाला इस वजह से है ताकि जो बच्चे 6 महीने के एक साथ नहीं ले सकते वो एटलीस्ट 3 महीने का लेके पढ़ना तो शुरू करें। 3 महीने के बाद पैसे आ जाएंगे तो आप बढ़ा लीजिएगा।
पेपर वन सबके लिए कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे आप पंजाबी से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप मैनेजमेंट से हो, चाहे आप सोशियोलॉजी से हो, चाहे आप साइकोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोगों को पेपर वन है वो पढ़ना ही पड़ेगा। पहली बात, आप लोगों को पेपर वन पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, पेपर वन का जो सिलेबस है वो पेपर टू के कंपैरिजन काफी कम है। अगर मैं बोलूं कि पेपर टू में आप लोगों को, अगर पेपर टू का सिलेबस इतना है, ठीक है, ये पेपर टू का सिलेबस है, तो मैं बताऊंगा पेपर वन का इतना ही है, मतलब लगभग उसका 1/3 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, या 1/4 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस वजह से भी हम पेपर वन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक तो सिलेबस कम है और दूसरा यहां से नंबर लेने थोड़ी आसान है। मतलब मेरे स्टूडेंट बड़े आराम से 90, 92, 94, 96 यहां तक भी नंबर लेके आते हैं। वो डिपेंड करता है, कई बार पेपर इजी हो जाता है, लेकिन आप लोगों का टारगेट है वो इसमें 90 का ही होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि कैसा एग्जाम आता है, लेकिन एम हमेशा बड़ा रखो, जो हमारा विजन है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो हमारा पेपर वन का जो टारगेट होना चाहिए वो 90 का होना चाहिए। पेपर है वो आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में आता है, चाहे आप हिंदी में दे दो फाइनल में भी, चाहे आप इंग्लिश में दे दो। देखो बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि साथ में हिंदी भी समझाते जाऊं। पीडीएफ तो ऑब्वियसली बात आपको हिंदी में मिलेगी ही, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सुजेशन दूंगा कि अगले 6 महीने में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो डेली थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 वर्ड इंग्लिश के सीखना शुरू कर दीजिए। ये कोई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आप लोगों को सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूं कि बेटा आप एग्जाम तो क्रैक कर लोगे, हिंदी मीडियम में भी कर लोगे, कोई बुराई नहीं, आप शुरू से हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है, बाकी लोगों के साथ कंपीट करना है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सेपरेटली टाइम निकालना शुरू कर दो, हर रोज 15 मिनट, आधा घंटा। जैसे इसी सब्जेक्ट के अंदर जो जो वर्ड आप लोगों को नए मिलते हैं, सिर्फ उन्हीं की एक वोकैबुलरी बनाना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, 6 महीने के बाद आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। मतलब आप एक मिशन बना लीजिए कि अगले 6 महीने में ना अगर मेरे को 0 इंग्लिश आती है ना, तो कम से कम मैं 25%, 30% इंप्रूव कर लूं, उसका आपको फायदा ही होगा। और उसके लिए मैं आपको कोई सेपरेट टाइम निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं उसी के अंदर 4 वर्ड आ गए, उसको जाके गूगल पे लिख लो। अच्छा यार, वो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अब आपको मूल्यांकन तो पता है, अब सुपोज करो आपको मूल्यांकन पता है, लेकिन कल आप लोग इंटरव्यू में चले गए, वहां पर बंदे ने आपको इवैल्यूएशन पूछ लिया, अब आपको मीनिंग पता है लेकिन आपको इंग्लिश नहीं पता, तो एटलीस्ट आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है ना, उनकी हिंदी इंग्लिश पता होनी जरूरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब देखो, जैसे मैं यहां पर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, अब ये देखो, ये हमारा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ठीक है जी, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ये तो समझें कि शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर क्या होता है। उसके साथ साथ आपको यह भी पता हो कि अवधारणाओं को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या हो? अवधारणाओं को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसी तरीके से उद्देश्य को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। उसी तरीके से स्तर को क्या बोलते हैं? लेवल्स बोलते हैं। मैं आपको कोई इंग्लिश में पीएचडी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को ये इतनी सिंपल सी सुजेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को बेटा थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। आपको हेल्प होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। इज इट क्लियर? iOS की ऐप आज लाइव हो जाएगी, ठीक है, वैसे आ गई है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो एप्पल पे भी आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो मुझसे प्रॉमिस करो कि सर हम अगले 6 महीने में अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, क्योंकि सीख लेने का, पढ़ लेने का कभी नुकसान नहीं होता, यह बात समझ लीजिए। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि इस सेशन में मैं हिंदी को इंप्रूव करूंगा, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो मैंने कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास में इंग्लिश वर्ड के साथ साथ उनको हिंदी में भी लिखते जाऊं, ठीक है, जितना मैं कर सकता हूं अपने एंड से। बोलो, बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब जब आप लोगों का रिजल्ट आता बेटा, तो उसमें ना पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स कंबाइंड होके आते हैं।
अब पेपर 1 में अगर आप ज्यादा नंबर ले लेते हो तो पेपर 2 के नंबर कंपनसेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पिछले सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर है जी? तो ये चीज, इज इट क्लियर? तो इस वजह से आप इस चीज को समझ लीजिए, आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है। अब पढ़ना कैसे है? कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं, कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ प्रैक्टिस वाली हैं। मैंने बताया हम शुरुआत कहां से करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? देखो, लैपटॉप पे देखना है तो उसके लिए वेबसाइट है cnachievers.classx.co.in, ठीक है जी। टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। आप लोगों को पहले दिन से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाएंगे, उसके साथ साथ उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी लाजमी है। उसका रीजन क्या है? जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बेटा, वो किस में होने वाला है? वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। मतलब आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शंस में, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को एक ऑप्शन को क्या करना होता है? क्लिक करना होता है। सेम आईडी आईफोन और अपना फोन और लैपटॉप में यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक टाइम पे आप फोन और लैपटॉप चला सकते हो, 2 फोन नहीं चला सकते, 2 लैपटॉप नहीं चला सकते। एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यू की एप्लीकेशन का भी मालूम होना जरूरी। सो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यू कैसे बनते हैं या एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हम चलता रहेगा। अभी हम आते हैं सीधा हमारे सिलेबस पे। हमारे सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं बेटा? टोटल 10 यूनिट्स हैं। और एनटीए अपने जो उनका सर्कुलर होता है उसमें यह बोलता है कि हम हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बात समझ में आई? अगर आप पेपर में यह सोच के जा रहे हो कि एनटीए ने बोला है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें से हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं। एक है हमारी डीआई, उसमें से मोस्टली हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज बोल देते हैं, जिसमें पैराग्राफ में से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। आफ्टर दैट इफ देयर इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड देन दे कैन आस्क 7 क्वेश्चन। वो 5 भी पूछ सकते हैं, वो 8 भी पूछ सकते हैं, वो 2 भी पूछ सकते हैं, और उनकी इच्छा है कोई भी ना पूछे। तो ये बात समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरी सिलेबस को, पूरी चीजों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर में जाके क्वेश्चन बना पाओगे। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा सर अगर मैं 2 यूनिट्स छोड़ दूं, इफ आई लेफ्ट दीज 2 यूनिट्स, तो क्या मेरा गुजारा हो जाएगा? नो, यू विल नॉट एबल टू अचीव यूर एम अगर आप यूनिट्स को छोड़ दोगे। हो सकता है जिस यूनिट को आप छोड़ के जा रहे हो उसमें से 8 क्वेश्चन आ जाए, तो 16 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही नहीं। 16 क्वेश्चन तो आप लोगों को आएंगे ही नहीं। इसलिए इट्स बेटर टू कवर एवरीथिंग। जितना भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे, और करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। ठीक है जी, बात समझ में आई? जो भी आप लोगों की जितने भी कंसेप्ट्स की जरूरत है वो सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के यहां पर क्लियर करवाए जाए। ठीक है जी, हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली यूनिट है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको क्या बोलते हैं? शिक्षण अभिवृत्ति। इसका मतलब ये वही सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप एक टीचर बनने वाले हो, जिसको पढ़ के आप टीचर बनने वाले हो। तो यहां पर आप लोगों को इन सब चीजों की नॉलेज का होना जरूरी है, या मैं यह बोलूं इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। अब ये यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है? इस यूनिट की 2 तरीके से एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन तो यही है कि आपको इस यूनिट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या होगा बेटा?
आपको इस यूनिट से सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली बात आपके सिलेबस में दी हुई है, तो हो सकता है 4 सवाल आ जाए, हो सकता है 5 क्वेश्चन, हो सकता है देयर आर 7 क्वेश्चन। तो इस वजह से आप लोगों के पास 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग पेपर में। तो आपको यहां से 10 मार्क्स, 12 मार्क्स इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा, वट एवर यू आर लर्निंग इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर रियल लाइफ। मतलब जो आप लोग ये चीजें सीखोगे ना कि अडल्ट लर्नर क्या होता है, कल को जब आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओगे तो वहां पर आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करोगे, वहां पर आपको वो बच्चे मिलेंगे, यू विल मीट दो स्टूडेंट्स, आप उन बच्चों को मिलोगे, वो आपको बताएंगे उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग एड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, टीचिंग यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब पेपर में क्या पूछा जाएगा वो भी, और दूसरा आप लोगों को आपकी रियल लाइफ में भी इस यूनिट की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हर यूनिट पे आएंगे एक एक करके, हर यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात समझ में आई। अब देखो, जैसे सबसे पहले कि टीचिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, कि भाई शिक्षण क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, टीचिंग को क्या बोल देते हैं, शिक्षण क्या है। फिर किसी भी टॉपिक की जो शुरुआत होती है, जब आप किसी टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हो, जिसको बोलते हैं ना परिभाषा, मैं आपको एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूं जो आपको काफी काम आएगा। किसी भी टॉपिक की परिभाषा के अंदर ना उसके ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि एक टीचिंग की एग्जाम्पल क्या है, कि भाई परीक्षण जो टीचिंग है वो क्या होती है, आपको पता चल गया कि टीचिंग की ये डेफिनेशन है। अगर आप उस डेफिनेशन को डीकोड करोगे ना, तो आपको उस डेफिनेशन से टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी देखने को मिल जाएंगे, टीचिंग का स्कोप भी देखने को मिल जाएगा, टीचिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे होती है, ये चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे होती है। लेकिन फिलहाल यहां पर जो ये पहला लेवल है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, या आप ये बोल सकते हो जिसको बोलते हैं कि टीचिंग की अवधारणाएं क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है जी, टीचिंग की अवधारणाएं क्या है, शिक्षण के स्तर, स्मरण, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को सबसे पहले समझनी है टीचिंग में एंटर होने के लिए। अगर आपको टीचिंग का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, आप उसके लेवल्स को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, आप उसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो हर चीज की शुरुआत कहां से होती है, इस जीरो से होती है, ये चीज से। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि टीचिंग है क्या। उसके बाद आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, या आप ये बोल सकते हो शिक्षार्थी की विशेषताएं। अब शिक्षार्थी की विशेषताएं या लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, आप भी लर्नर हो, है ना, आप भी क्लास में आते हो, प्लीज बातें बंद रखिए, यहां पे पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब आप क्लासरूम में आते हो तो एक बच्चा या एक स्टूडेंट है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब मैं बोलता हूं कि अगर क्लास में अभी 500 बच्चे, अगर आप मेरे सिंपल से सवाल का उत्तर दो, क्लास में जो 500 बच्चे हैं, क्या मैं 500 के 500 बच्चों को बोल दूंगा कि ये सेम टू सेम है? बताइए, क्या क्लास में जो 5 बच्चे हैं ये सेम टू सेम है या नहीं? मतलब इनका IQ, इनका EQ, इनकी हाइट, इनका वेट, इनका रिलीजन, इनका सोशल बैकग्राउंड, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या सेम है? बोलोगे सर नहीं, वो तो किसी दो स्टूडेंट्स की भी मैच नहीं होती है। तो इसलिए जब हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कुछ बच्चों के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में आया, अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जो कमजोर बच्चे हैं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो खुद से भी कर लेंगे, है ना। तो मतलब हर स्टूडेंट के कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने का मतलब क्या हुआ, वो अडोलसेंट होता है। अडोलसेंट समझ रहे हो ना? अडोलसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो जब आप किसकी बात करते हो, जब बच्चा टीन एज में होता है, ठीक है, 12-13 साल के उम्र के बच्चे, लिखा हुआ है ना ये वाला किशोर, जिसको बोल देते हैं किशोर। किशोर वही जो 12-13 साल से शुरू हो जाते हैं। फिर वयस्क का मतलब क्या होता है, जो अडल्ट हो जाता है। वयस्क का मतलब क्या हो जाता है, अडल्ट हो जाता है। तो उनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संख्यात्मक और व्यक्तिगत
विभिन्नताएं होती हैं, मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग होते हैं, उसके डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर के लिए अपने स्टूडेंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे अपने स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, तभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर सपोर्ट मटेरियल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे आज, सिर्फ मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है, हम कहां से शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है ना, शिक्षण प्रभावित तत्व, कि जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शिक्षक से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो सहायक सामग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्थात्मक सुविधाएं हो या फिर शैक्षिक वातावरण हो, मतलब किस तरीके के स्कूल में आप पढ़ रहे हो, किस तरीके का इन्वायरमेंट है, टीचर की बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट की बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं। जैसे अभी क्लास में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो बच्चे बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम से हैं, वहां उन बच्चों को इस क्लास को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैं प्योर हिंदी में नहीं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं, मतलब हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलता हूं। जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आप हिंदी के बच्चे एक ऐसे टीचर के पास पढ़ने चले जाओ जो प्योर हिंदी में पढ़ाता है, तो हिंदी वाले बच्चों को तो सब समझ आएगा, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो हमें इसलिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। बीच का रास्ता निकालने का मतलब हमें यह देखना पड़ता है, हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि बच्चों को हिंदी वाले बच्चे भी साथ में लेके चले और इंग्लिश वालों को भी साथ में लेके चले, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ आए और इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ आए। तो ये वो है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग को, बच्चों को, क्लासरूम को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है मेथड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि जो टीचर है वो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आज के टाइम पर टीचिंग के मेथड्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, टीचर के पास सिर्फ एक ही मेथड होता था। कौन सा? बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझा रहा हूं, ज्यादा इंग्लिश ही यूज कर रहा हूं, हिंदी कम ही यूज कर रहा हूं, समझ आए इतने ही यूज कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब पहले क्या होता था, आप लोग स्कूल टाइम पे भी देखे होंगे, जब आप पढ़ते थे स्कूल में तो कौन सा मेथड होता था? सर एक ही मेथड होता था। कौन सा? चॉक एंड टॉक, मतलब एक ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर टीचर लिख देता था, लेक्चर देता था, चला जाता था। आपने कभी सोचा था कि ऐसे एलसीडी के थ्रू, पीपीटीज के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा? कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखो तो ये एक डिजिटल बोर्ड है ना, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि इन सारे फीचर से आप लोगों को इतनी हेल्प होगी, इतना आपको फायदा होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वो लेक्चर मेथड से किस तरीके से आज हम स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब बच्चों के लिए जो मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं उन मेथड्स तक पहुंचेंगे। लिखा हुआ ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे टीचर सेंटर, टीचर सेंटर का मतलब जहां पर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, मतलब टीचर मेन होता है, और स्टूडेंट सेंटर का मतलब जहां पर बच्चे अपने हिसाब से सीखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? शिक्षण सहायक प्रणाली, उच्च अध्ययन संस्थानों में शिक्षण की पद्धति। इसमें अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित का मतलब वही टीचर सेंटर्ड, और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से मेथड हैं जो स्टूडेंट के फेवर में हैं और कौन कौन से मेथड हैं जो टीचर के फेवर में हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे चीजें हैं वो क्या करती हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। आगे उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पढ़ा रहे हो, आपको कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो आपकी टीचिंग को सपोर्ट करती है। क्या करती हैं? जो आपकी टीचिंग को सपोर्ट करती हैं। कैसे बोल सकते हैं? शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। इसका मतलब हम बच्चों को पढ़ाते हुए उनको और कैसे ज्यादा समझा सकते हैं, हम बच्चों को किस तरीके से नई नॉलेज दे सकते हैं। जैसे ये डिजिटल बोर्ड, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल, इस डिजिटल बोर्ड की एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहां पर सपोज करो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड होता, एक मार्कर होता,
या ब्लैक बोर्ड होता और एक चाक होता, तो आपको लगता है कि जो चीज मैं इस डिजिटल बोर्ड पे 2 घंटे में पढ़ा सकता हूं वो मैं उस बोर्ड पे 2 घंटे में पढ़ा सकता? बताइए। बताइए, क्या मैं डिजिटल बोर्ड पे जितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, क्या मैं उतने अच्छे तरीके से ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता हूं? बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ये सब ऑप्शन ही नहीं है। पहले एक लिखूंगा, फिर उसको मिटाऊंगा, फिर उस पर लिखूंगा सारा कुछ, फिर मिटाऊंगा। मतलब 10 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस करने में शायद मेरे को 4 घंटे लग जाएं, क्योंकि 2-3 घंटे तो मेरे को ये सब चीजें लिखने में लग जाएंगे। समझ रहे हो ना? ये सब चीजें मैं लिखूं या मैंने सीधा डाउनलोड कर लिया, आप लोगों के सामने रख दिया। यस और नो? तो ये है वो आज के टाइम पे सपोर्ट जो आईसीटी बेस्ड है, मतलब जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा? कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यस और नो? बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन सिस्टम, ये मैंने वही बताया आप लोगों को, जिसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज मूल्यांकन। मैंने आपको बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको मूल्यांकन का मीनिंग तो पता है, लेकिन आपको इवैल्यूएशन का मीनिंग नहीं पता। तो ये दोनों चीजों का पता होना चाहिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जब आप किसी क्लास में होते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी क्लास की बात करो, अब आप एक एग्जाम देने वाले हो जो यूजीसी नेट का होने वाला है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, ठीक है? 13 जून से 22 जून तक आपका एग्जाम होगा। मतलब अगर आप पढ़ते रहो, आपका एग्जाम ना लिया जाए तो इसका पढ़ने का कोई मतलब है? या आप ये बोलो कि आप 5वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में थे, तो फाइनल में एक एग्जाम होता था ना, मतलब आपने कितना सीखा कैसे पता चलेगा? मतलब आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप पेपर ही नहीं दे रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा? यस और नो? इसलिए जो इवैल्यूएशन होता है या जो मूल्यांकन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने सीखा, जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपने पढ़ाई शुरू की थी, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए? यस और नो? कि उन ऑब्जेक्टिव्स को तुम अचीव कर पाए हो या नहीं। 5वीं में तुम्हारा पेपर हुआ, तभी पता चलेगा कि 5वीं के सिलेबस में जो चीजें थी तुमने पढ़ी हैं या नहीं है, तुम्हें आती हैं या नहीं है। तुम्हें आती हैं या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? वो वैसे ही तो पता चलेगा कि अगर आपने उस चीज को सीखा है, अगर आपने उस चीज को समझा है, तभी आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो इवैल्यूएशन है या जो मूल्यांकन है, वो अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये हो गया आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको आप हिंदी में शोध बोल देते हो। अब इस यूनिट की अपनी इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? जैसे टीचिंग की इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्या बताया कि टीचिंग इस वजह से जरूरी है कि एक तो पेपर में आएगा और दूसरा आपको टीचर बनना है, लेकिन जेआरएफ करके आप स्कॉलर भी बन सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट जेआरएफ के बाद, जैसे मैंने पीएचडी में एनरोल ना करके टीचिंग में ही जाना प्रेफर किया, मतलब मुझे लगा कि हाँ टीचिंग में बेटर है। ठीक है, आने वाले हो सकता है इस साल मैं पीएचडी शुरू कर लूं, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। जब आप रिसर्च की बात करते हो तो ये वही चीज है जो आप लोगों को सिलेबस में तो है ही, उसके साथ साथ जब आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च पेपर लिखोगे, आप किसी कोई साइनॉप्सिस बनाओगे, प्रपोजल बनाओगे, वहां पर आप लोगों को रिसर्च की मतलब शोध की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो यहां पर भी टीचिंग की तरह ही सब चीजें होती हैं। जैसे लिखा है ना, शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यज्ञावाद एवं उत्तर प्रत्यज्ञावाद, शोध, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। दैट मींस जब आप पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हो, ठीक है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस की बात करते हो, तो शुरुआत वैसे ही होती है, सेम टू सेम, है ना? शुरुआत फिर वैसे ही होती है कि रिसर्च होती क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात होती। मिल जाएगी बेटा रिकॉर्डिंग। दैट मींस प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद और उत्तर मतलब पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज अगर आपने पहले समझी, इतना रिसर्च के सारे मीनिंग आप लोगों ने समझ लिए,
तो इससे आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाएगी। है जैसे स्कूल में जब मैथ पढ़ाया जाता है तो पहले क्या पढ़ाया जाता है, मैथ में क्या पढ़ाया जाता है, मैथ में आप लोगों को पहले जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाई जाती है। उसके बाद फिर आपको जैसा मर्जी सवाल पूछ लिया जाए आप बना सकते हो। वही चीज यहां पे आती है, वही चीज यहां पे आती है कि आपको पहले रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अगर इतना आइडिया हो गया तो उसके बाद जितनी भी आगे चीजें आने वाली हैं उनको आप बड़े आराम से बना सकते हो। क्लियर है जी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम शोध करते हैं। शोध पद्धति समझ रहे हो ना, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। मतलब हमारे पास रिसर्च को करने के तरीके हैं। अब रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। आप लोगों के पास जाते हो, उनसे क्या करते हो, आप डेटा लेते हो। अब वो जो डेटा होता है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, या तो उसमें नंबर्स हो सकते हैं, जिसको आप क्वांटिटेटिव बोल देते हो, जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल करते हो। और दूसरा ऐसा डेटा हो सकता है जहां पर नंबर्स नहीं होते हैं, क्वालिटी की बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि सर मेरी एज है 20 साल है, मेरी एज 22 साल है, मेरी एज 25 साल है। सीधा बोल सकते हो यस सर। हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर हमारी एज है वो 20 साल है। तो 20 एक नंबर है ना, 20 क्या है, एक नंबर है। 20 क्या है, आपका नंबर है। लेकिन सर बोरिंग हो रहा है, तो आप जा सकते हो बेटा क्लास से कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर कितना एटीट्यूड है, 50 ग्राम एटीट्यूड है, 100 ग्राम एटीट्यूड है, 250 ग्राम एटीट्यूड है, तो क्या एटीट्यूड को नंबर्स में बता सकते हो आप? क्या आप एटीट्यूड को नंबर में बता सकते हो? सर नहीं, एटीट्यूड को तो नंबर में नहीं बता सकते। तो रिसर्च करते हुए आपको दोनों ही तरीके का डेटा इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ होता है क्वांटिटेटिव डेटा होता है और कुछ होता है क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो दोनों ही तरीके से रिसर्च है वो करनी पड़ती है। कई बार हम क्वांटिटेटिव डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम क्वालिटेटिव डेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कैसी है। और पेपर में ट्रस्ट मी 50% सवाल रिसर्च से सिर्फ इस एक सिंगल टॉपिक से आते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्योंकि अपने आप में इसकी इतनी शाखाएं हैं, इसके इतने आगे सब टॉपिक्स हैं कि आप पूरा इसको 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को समझने में लग जाता है। पूरे का पूरा टॉपिक समझने में 2 घंटे का एक पूरा लेक्चर लगेगा सिर्फ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को समझने में। ठीक है जी। देन आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के चरण। रिसर्च के चरण या शोध के चरण का मतलब क्या हुआ, अब जो रिसर्च है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार में कोई चीज हो जाएगी, कि एक स्टेप से रिसर्च हो जाएगी। नहीं भाई, पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब आपको काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो स्टेप्स क्यों जरूरी हैं, उन स्टेप से क्या निकल के आता है, और उन स्टेप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन स्टेप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है जी। तो इस वजह से पहली बात। उसके बाद आता है थीसिस एंड आर्टिकल, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंस। अब आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते इस टॉपिक को, आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते। फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, जैसे एपी और एमएलए फॉर्मेट है, अब ये हिंदी वालों के लिए तो नहीं है, अब इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। एपीए का क्या स्टाइल होता है, एमएलए का क्या स्टाइल होता है, इस वजह से, है ना। तो इस वजह से यहां पर हमारे पास जैसे थीसिस है, आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो या पीएचडी का थीसिस लिखते हो, डिसर्टेशन लिखते हो, तो उसका एक तरीका है लिखने का। उसका क्या है, एक तरीका है लिखने का कि राइटर का नेम कैसे लिखा जाएगा, उसकी बुक का नेम कैसे लिखा जाएगा, उसका पेज नंबर कैसे लिखा जाएगा। ये अपने अपने एक तरीके होते हैं, इन तरीकों को सीखना पड़ेगा, तभी आप रिसर्च कर सकते हो। और देन आता है आईसीटी का इस्तेमाल होता है आजकल रिसर्च में, आप लोगों को पता है। आईसीटी का मतलब पहले क्या होता था, पहले सारे का सारा डेटा आप ऑफलाइन ही डाउनलोड कर लेके जाते थे। आप लोगों के पास जाते थे, उनसे बोलते थे, उनको क्वेश्चनर देते थे कि भाई ये मेरा डेटा है, इसको फिल कर दीजिए। पहले ऐसे होता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया,
आज के टाइम पर आप सीधा गूगल फॉर्म डालते हो, ईमेल डालते हो, लोग घर पे बैठे हुए आपको डिटेल फिल करके भेज देते हैं। तो ये एक आईसीटी की एप्लीकेशन है, किसमें? रिसर्च में। ये रिसर्च है, ये रिसर्च की एप्लीकेशन है, आईसीटी की एप्लीकेशन है रिसर्च में। उसके बाद आता है रिसर्च एथिक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको क्या बोल देते हो? शोध नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या हुआ, या एथिक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी जिंदगी में नहीं करते। जैसे बोलते हैं कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है। तो ये तो पर्सनल लाइफ के एथिक्स है ना, कि आप किसी से झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी को गाली नहीं दोगे, आप किसी को धोखा नहीं दोगे, आप चोरी नहीं करोगे। वही सारी चीजें रिसर्च के अंदर भी आ जाती है। क्या? अगर आपने कहीं से डेटा लिया है तो आप उसका रेफरेंस दोगे, डेटा में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको एज इट एज प्रेजेंट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि डेटा के अंदर रिजल्ट कुछ आ रहे हैं और आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दो, ऐसा नहीं होता। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो रिसर्च एथिक्स के अंदर, जैसे हमारी पर्सनल जिंदगी में बहुत सारे एथिक्स होते हैं, पर्सनल लाइफ में हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, उसी तरीके से यहां पर भी हमें काफी सारी चीजों पे क्या करना पड़ता है बेटा? ध्यान देना पड़ता है। यहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो ये हो गया आप लोगों का पूरे का पूरा रिसर्च। ठीक है, देखो एक बात समझ लीजिए, मैं यहां पर किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। अगर आप मेरे पास पढ़ने आए हो तो आपको यह समझना है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ लो। क्लास की टाइटल है सिलेबस डिकोडिंग, तो ऑब्वियसली बात है मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को क्लास में बोर हो रहा है, आपको ये सारी चीजें पता हैं, तो आप क्लास छोड़ के चले जाइए, दैट्स सिंपल। वीडियो चल रहा है या स्टक हो गया? एक सेकंड, मेरे पास क्यों नहीं चल रहा? चल गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आप लोगों को ये सिलेबस पता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, आप इस क्लास को छोड़ सकते हो, जब पढ़ाना शुरू करूंगा वहां पे आके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आप इतने मिच्योर हो, समझ रहे हो ना? अब आप लोग इतने मिच्योर हो, ठीक है, बच्चों वाली बातें मत कीजिए। समझ आ गया? अब मेरे पे भरोसा करके क्लास में आए हो तो मेरे हिसाब से पढ़ लीजिए। अगर आपको सब कुछ पता ही है तो फिर आप खुद से भी पढ़ सकते थे। ठीक है, अगर आप मेरे पास पढ़ने आए हो तो आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। एक दिन में पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है ये कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है जी, ये आता है कॉम्प्रीहेंशन, जो सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 2 यूनिट में सबसे पहले पढ़ाता हूं, जिसको आप बोध बोल देते हो। क्या बोल देते हो? बोध बोल देते हो, या फिर आप इसको कॉम्प्रीहेंशन भी बोल देते हो, आप इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोल देते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोल देते हो। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? स्कूल टाइम पे जैसे होता था, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होता था, उस पैराग्राफ को पढ़ते थे और उसके बाद उसमें से कुछ सवाल होते थे जिनका आंसर आप लोगों को देना पड़ता था। ठीक है जी, उनका सवालों का आंसर आपको देना पड़ता था। स्कूल टाइम पे हम क्या करते थे? हम वर्ड टू वर्ड ढूंढ के आंसर निकाल लेते थे ना, वर्ड टू वर्ड। देखा होगा आप लोगों ने। वर्ड टू वर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम क्वेश्चन में देख लेते, अच्छा यहां पर अकबर लिखा हुआ है, और पैराग्राफ में, पूरा पैराग्राफ में ढूंढते थे कहां पर अकबर होगा, तो वो इसका आंसर होगा। स्कूल टाइम पे चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, स्कूल में नॉर्मली ये चीजें चल जाती थी। लेकिन हां बेटा, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो पैराग्राफ पूछा जाता है
वो इतना सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा ट्रिकी होता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, उसमें इनडायरेक्ट होते हैं। और ये यूनिट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले सिर्फ एक पैराग्राफ आता था पेपर 1 में, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको 3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जिसमें से एक पैराग्राफ पेपर 1 में आता है और 2 पैराग्राफ पेपर 2 में आते हैं। इसका मतलब टोटल 30 नंबर के आपको पैराग्राफ आते हैं। मतलब अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो आपके पूरे सिलेबस का 10% सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है। बेटा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। समझ आया? इस वजह से इस टॉपिक को मैं इतना फोर्सफुली क्यों बता रहा हूं, क्यों मैं इस पे फोर्स प्रेशर दे रहा हूं, क्योंकि इस सिंगल चीज को अगर आपने सीख लिया तो 30 नंबर आपको आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? 30 नंबर आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हो 30 नंबर का पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा। इस वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को या बोध को पढ़ना इस वजह से जरूरी है क्योंकि पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। इज इट क्लियर? ये भी इससे शुरुआत करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद डीआई, फिर बाकी के यूनिट्स पे आएंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज कम्युनिकेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो? संचार। अब ये मेरी फेवरेट यूनिट में से एक यूनिट है। इसका रीजन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 365 दिन के लिए एक ऐसे घर में रहना है जहां पर ना कोई टीवी, ना कोई किताब, ना कोई मोबाइल, ना ही आपका कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना मम्मी पापा, 365 दिन आप लोगों को अकेले रहना है, वहां पर आपके साथ बात करने वाला कोई भी इंसान नहीं होगा, और 365 दिन के बाद आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो कितने बच्चे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? बताइए, कितने बच्चे हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? अब यहां पर तो क्लास में बहुत सारे बोल रहे होंगे कि सर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में कोई भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हमें सोसाइटी की जरूरत है, हमें बात करना पड़ता है, बिना बात किए हमारा गुजारा नहीं है, बिना बात किए हमारा किसी भी तरीके से गुजारा नहीं है। वही बात कम्युनिकेशन है, वही बात संचार की है। इसमें आप लोगों को क्यों जरूरी है, संप्रेषण भी बोल देते हैं, संचार भी बोल देते हैं, दोनों ही इसको मीनिंग बोल देते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा स्किल है, कोई नहीं रह पाएगा बेटा, कोई भी नहीं रह पाएगा। कोई बोलता है कि मैं रह पाऊंगा, कोरोना के टाइम पे जिस दिन लॉकडाउन ओपन हुआ था ना, ऐसे जानवरों की तरह घर से बाहर निकले थे। इसलिए तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है ना? बोलते हैं आप कितने तरीके का होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कम्युनिकेशन की या संप्रेषण की या संचार का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और अभिलक्षण क्या है, दैट मीन्स कि कितने तरीके का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसको समझ लेंगे कि कौन कौन से तरीके का होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिव है या नहीं है, आप ये बताइए, टेल मी, कि जो हमारी क्लास में अभी कम्युनिकेशन हो रहा है ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एग्जांपल है या नहीं? आपने मुझे इसका आंसर देना है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो हमारा अभी क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन। बताइए, है? कैसे है? क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी अपनी फीडबैक दे रहे हो। तो एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब दोनों साइड से बात हो रही होती है। आप अपनी बात सामने वाले को बता रहे होते हो और सामने वाला अपनी बात आपको बता रहा होता है। मतलब जिस कम्युनिकेशन में फीडबैक है, जिस कम्युनिकेशन में एक बंदा दूसरे के साथ बात कर रहा है और दूसरा उसको जवाब दे रहा है, वो इफेक्टिव होता है। मतलब हम क्लास में, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप तक मेरी आवाज जा रही है, आप तक मेरा मैसेज जा रहा है,
और आप उसको समझ रहे हो और मेरे को उसका वापस जवाब दे रहे हो, तो दैट मीन्स ये इफेक्टिव है। और अगर मैं सपोज करो अभी चैट बंद कर दूं, एक सेकेंड, जैसे अभी मैंने चैट को डिसेबल कर दिया। अब इस चैट को डिसेबल करने से क्या हुआ, अब आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। श्वेता बेटा आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपका चेंज कर दूंगा। तो जब मैंने चैट को बंद कर दिया, आप रिप्लाई नहीं कर पाए, दैट इज अनइफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद आता है क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन। क्लासरूम में कम्युनिकेशन की क्या है, जैसे लिखा होगा ना कक्षा संप्रेक्षण। कक्षा संप्रेक्षण का मतलब क्या हुआ, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन में आप लोगों को ज्यादा इफेक्टिव होने की जरूरत है, यस और नो? क्या आपको लगता है कि जब हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे कम्युनिकेशन का ज्यादा इफेक्टिव होना जरूरी है? हम रियल लाइफ में तो जैसे मर्जी बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लासरूम में क्योंकि मुझे आपको कुछ सिखाना है, मुझे आपको कुछ समझाना है, मुझे आप लोगों को गाइड करना है, तो वहां पर मेरी इफेक्टिवनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव ना होकर मैं चीजों को सही तरीके से चला पाऊंगा, इस वजह से। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहां संप्रेक्षण या संचार हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आ जाती हैं। जैसे अभी एक बाधा आ गई थी, अचानक से इंटरनेट बंद हो जाता है। तो जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है, कई बार माइक की प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं, यस और नो? कई बार क्या होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है, आप लोग समझ नहीं पाते कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। इसलिए जो बैरियर्स हैं वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संचार या संप्रेक्षण के टाइम पे कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। एक क्वेश्चन यहां से आता है। लास्ट में आता है मास मीडिया या सोसाइटी, जिसको आप क्या बोल देते हो, जन मीडिया एवं समाज। आज के टाइम पर कम्युनिकेशन लिमिटेड नहीं रहा, अनलिमिटेड रहा। कैसे? टीवी पे एक ऐड आ रही है फेयर एंड लवली की, अब उसको 5 साल की एक बच्ची भी देख रही है, 15 साल की एक किशोर भी लड़की देख रही है, 25 साल की लड़की भी देख रही है, 35 साल की लड़की भी देख रही है, 45 साल की आंटी भी देख रही है, 75 साल की एक बुढ़ी भी देख रही है। दैट मीन्स कि एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों तक जा रहा है, चाहे वो उनको जरूरत है या नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मास मीडिया का मतलब क्या है कि जब हम एक मीडियम का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। जैसे टीवी पे एक सीरियल आ रहा है, वो कितने घरों में चल रहा है कुछ कह सकते हो, लेकिन मीडियम तो एक ही है। जैसे अभी यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, अब मैं अकेला इंसान हूं, मेरा एक चैनल है, मैंने वहां पे एक वीडियो बना दी। अब मेरी मैराथन है वो तकरीबन 5 लाख भी देखी जाती है, ठीक है, हर मैराथन पे 4 लाख 5 लाख व्यूज हैं। तो आप सोचो कि ये मास मीडिया हो गया क्योंकि मैंने वीडियो बना दी एक मीडियम का इस्तेमाल करके और वो लाखों लोगों तक पहुंच गई, लाखों लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच गया। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं उसको बोला जाता है मास मीडिया, जिसको आप जन मीडिया एवं समाज बोल देते हो। उसका हम पे क्या असर पड़ता है? टीवी पे न्यूज आती है, आप लोगों को पता है हमारा मीडिया कितना अच्छा ही काम कर रहा है, तो वो सारा दिन क्या करते रहते हैं, किसी बंदे के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे, दूसरे के बारे में बुरा बुरा बोलते रहेंगे। आपके दिमाग में वही चीज घुसती रहती है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये अच्छा इंसान होगा, ये बुरा इंसान होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा, राइट? तो इस वजह से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी, मैथमेटिकल रीजनिंग हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना? एक महीने में जैसे 2 टॉपिक पढ़ लिए, है, क्योंकि एक ही बार में पढ़ाऊंगा, एक तो टाइम बहुत जाएगा, और दूसरा रीजनिंग एक ही बार में पढ़ी नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस महीने में मैंने 3 टॉपिक डिसाइड कर लिए, उसके अगले महीने में 3 टॉपिक डिसाइड कर लिए, उसके अगले महीने में 3 टॉपिक डिसाइड कर लिए। इस तरीके से हम मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कवर करेंगे। अब इसमें रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स की बात होती है,
फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। और एक ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि यहां से ये टॉपिक तो एनटीए ने दे दिए, एनटीए ने ये टॉपिक्स तो दे दिए, लेकिन वो कुछ भी पूछ लेता है। सर्कल नहीं लिखा हुआ है यहां पे, मेंसुरेशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां से भी सवाल पूछ लेता है वो। इस वजह से हम इस यूनिट को बहुत लोड नहीं लेते, इसको हम बहुत लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि सवाल 2-3 आते हैं लेकिन टाइम बहुत लेती है। लेकिन जितना आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना पढ़िएगा, पेपर में 2-3 सवाल हैं वो आपके बन जाएंगे, आप लोगों के सवाल हैं यहां पर बन जाएंगे। ठीक है जी। देखो, जो बच्चे इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हैं, जब क्लासेस शुरू होंगी तो कंटेंट इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहेगा, तो टेंशन मत लो। हिंदी वाली पीडीएफ भी मिलेगी, इंग्लिश वाली भी मिलेगी। इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, 5-7 दिन में सब बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये वही है, ठीक है। आप इसको बोल देते हो रीजनिंग में, यही है। गणितीय तर्क वही है, तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेक्षण, अक्षर। ये तो हिंदी में, तो इंग्लिश में ही पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, इसको हिंदी में क्या ही देखोगे। ठीक है जी। उसके बाद अगली यूनिट, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ये एक बहुत ही प्यारी यूनिट है। पहले मैं इसको आपको समझा देता हूं, यहां तक। पहले, आज से 2 साल पहले जो लॉजिकल रीजनिंग थी, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग बोल देते हो, ये ना, इसके अंदर इंडियन लॉजिक नहीं आया था। मैंने आपको पिछली क्लास में रीजन भी बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक को, यहां से जो भारतीय तर्कशास्त्र लिखा हुआ है ना, पहले इतना ही सिलेबस होता था। भारतीय तर्कशास्त्र को इंट्रोड्यूस करने का, ये इंडियन लॉजिक को इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था कि आप लोगों को आपकी संस्कृति के बारे में पता रहे। अब ये ऐसा टॉपिक है, अब इसको आप चाह के भी सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में पढ़ ही नहीं सकते। चाहे आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से हो, तब भी आप लोगों को इसके अंदर प्रत्यक्ष, प्रमाण, उपमान, ये सब चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। समझ रहे हो ना? इस यूनिट में भाई, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, आपको हिंदी आनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंडियन लॉजिक से पूरे नंबर लेना चाहते हो, तो उस वर्ड की इंग्लिश से गुजारा भी नहीं होगा, हिंदी भी आनी चाहिए, और हिंदी से भी गुजारा नहीं होगा, इंग्लिश भी आनी चाहिए। और ये मेरी फेवरेट यूनिट है, ट्रस्ट मी, क्योंकि इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो मूड्स और फिगर्स है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की फॉर्म है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको 100% मार्क्स देके जाएंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये इकलौती यूनिट है जिसमें आप क्वेश्चन बनाते हुए श्योर होते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें क्वेश्चन बनाते हुए आप 100% श्योर होते हो कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, राइट? कि ये वाला क्वेश्चन मेरा सही होगा, क्योंकि इस यूनिट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपने एक बार समझ लिया, कुछ मतलब बाहर से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसमें कुछ हैं वो कैसे बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन बनाने भी पड़ेंगे आपको, जैसे वेन डायग्राम जैसे हो गए, या कुछ हैं वो सीधा भी सॉल्व हो जाएंगे लॉजिकली, राइट? क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ये वो वाला नहीं होता जो आपका रात में हुआ होगा या सुबह भी हुआ होगा, है ना? आप अपनी सहेली को मैसेज करना भूल गए होंगे और सुबह उठते ही आपके फोन पे 70-80 कॉल आ चुकी होंगी, 70-80 मैसेज आ चुके होंगे, और आपके 1-2 घंटे उसको मनाने में लग गए होंगे, आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं होगी। ऐसा हुआ क्या? ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। इस आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? तर्क होता है। तर्क का मतलब क्या होता है कि आप मतलब आपने देखा होगा कोर्ट में ऑर्डर 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 जाके बोलते हैं ना कि भाई हर बंदा अपनी अपनी दलीलें दे रहा होता है कि नहीं नहीं माय लॉर्ड ऐसा है, माय लॉर्ड ऐसा है। तो वो जो कोर्ट रूम में जैसे डिस्कशन होती है ना, वो आप लोगों ने देखी होगी, वही सारी चीजें आप यहां पे पढ़ने वाले हो कि मैं एक तर्क दे रहा हूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, दूसरा बंदा तर्क दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो बस जिसका तर्क ज्यादा मजबूत है, जिसका तर्क सॉलिड है, वो जीत जाएगा, दूसरा बंदा हार जाएगा।
राइट, समझ आ गया। तो ये वो यूनिट है। अब इसमें के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है, एनालॉजीज है, वेन डायग्राम है, जैसे ऐसे आप हिंदी में पढ़ोगे। तो युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्कवास्य का ढांचा, अवस्था और आवृत्ति, ये सब चीजों को हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। निगनात्मक, अगनात्मक, जैसे बोलते हैं ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और ये यूनिट मेरी फेवरेट यूनिट है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो इसी का एक सेकंड पोर्शन है, जिसको आप इंडियन लॉजिक बोल देते हो। अब ये ऐसा है, इसमें चीजों को समझना भी पड़ेगा और रट्टा भी मारना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं you can easily learn और there are some things that you need to root learning, रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा। तो ये प्रमाण की टाइप्स, प्रत्यक्ष, अनुमान, जैसे देख रहे हो ना, सिलेबस में ही प्रत्यक्ष के साथ हिंदी इंग्लिश के अंदर परसेप्शन लिखा है। अब आप सिर्फ प्रत्यक्ष से गुजारा नहीं कर सकते। अब बोलो सर प्रत्यक्ष से गुजारा हो जाएगा, नहीं बेटा, इस यूनिट के अंदर मीडियम साइड पे हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, दोनों ही सीखनी पड़ेंगी। हिंदी में भी सीखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी सीखना पड़ेगा, दोनों में ही सीखना पड़ेगा। देन आता है अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर ये क्या है? भाई जो मर्जी है, पेपर में पूछा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, नंबर आएंगे 2, बात खत्म। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुमान, इन्फ्रेंस क्या होता है, व्याप्ति क्या होता है, हेत्वाभास क्या होता है, ये सारी ही चीजें क्या है बेटा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब देखो यहां पे क्या लिखा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। तो ये सब चीजें आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। एक ही यूनिट ऐसी है जिसमें आप लोगों को हिंदी भी आनी चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हैं तो बड़े आराम से आप इस यूनिट को बना सकते हो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, उसके बाद आती है एक भूत प्रेत वाली यूनिट। बोलो सर भूत प्रेत वाली यूनिट क्यों है? क्योंकि असल में बच्चे इस यूनिट से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, कि उतना तो भूत से भी नहीं डरते होंगे। आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, 5 सवाल आते हैं पेपर में, जाते हो पहले ही सवाल में 5 डीआई के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको देखते हो, डर जाते हो और फिर उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो, और जो आता जाता है वो भी आपका निकल जाता है। लेकिन अगर आप मेरे पास आ गए हो तो मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को इतने बेहतर तरीके से पढ़ाऊं, आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊं कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपका फेवरेट हो जाए। और हम शुरुआत में यही करने वाले हैं, आरसी और डेटा इंटरप्रिटेशन से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं, आपको सब समझाऊंगा डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को समझना पड़ेगा। आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा जिसको डीआई से डर लगता है? क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको डीआई से डर लगता है? कमेंट करके बताओ मेरे को, बताओ क्लास का कौन सा ऐसा प्यारा प्यारा बच्चा है जिसको डीआई से डर लगता है? निशा बोल रही है सर मुझे तो डर लगता है। पोपी बोल रही है एग्जैक्टली सर। अल्पना पांडे जी भी बोल रहे हैं सही कहा सर जी। कौन कौन और है जिसको डर लगता है बताइए। भूत, शंभू बोल रहा है सर भूत है, भूत बोल रहा बहुत लिखा है। दम निकल जाती है, सुरभि बोल रही है। अच्छा, सुधीर बोला मुझे डर लग रहा है। ट्रू, कोई बात नहीं, अब मेरे पास आ गए हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप। मैंने बोला ना हमारी शरण में आ गए हो तो सब सिखा के भेजेंगे। अब तो और भी बहुत बहुत पढ़ेंगे, ये बैच में बहुत पढ़ने वाला है। जितना पिछले 6-7 साल में पढ़े हैं ना, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम इस बैच के अंदर। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्विज की फॉर्म में भी दूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में भी दूंगा। बस ये है कि देखो एक चीज समझ लीजिए, अगर आप ध्यान से सुनो, मेरी एक सिंपल सी एग्जांपल समझो। आपके घर में गाड़ी खड़ी हुई है सपोज करो, और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो,
लेकिन आप गाड़ी में बैठने से डर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप कभी ड्राइविंग सीख पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल भी हम ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। जिस चीज से आप जितना डरोगे वो उतना डराएगी। किसी भी चीज के डर को खत्म करने का मतलब क्या है? जाओ और करो। गाड़ी में बैठो, एक दो बार ठोकोगे लेकिन सीख जाओगे। वही चीज है डीआई की भी। जितनी देर डीआई को देख के डरते रहोगे ये और बड़ा होता जाएगा, डराता जाएगा, डराता जाएगा। लेकिन एक बार आपने शुरू कर दिया, 5-7 सवाल बनाए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। 6 महीने के बाद एग्जाम है, 10 दिन के बाद एग्जाम नहीं है। 6 महीने में तो आप 10 सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर सकते हो। ये तो फिर एक छोटी सी यूनिट है, ये एक छोटी सी यूनिट है। अच्छा, मैंने आपको एक काम दिया था, एक टास्क दिया था, बताना। पिछली क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था, किस किसने किया या शुरू किया? आधे लोगों को तो टास्क तक याद नहीं होगा कि मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था। कौन बताएगा? आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एक टास्क दिया था। कितने बच्चों को वो टास्क याद है? कितने बच्चों को वो याद है? डर के आगे जीत है, बिल्कुल डर के आगे जीत है। आई हैव डन, मैंने कर दिया। मैंने आपको बोला था टेबल याद करने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर याद करो, मैंने आप लोगों को बोला था क्यूब याद करो। हुए या नहीं? अगर नहीं हुए हैं तो करिए, 5, 10, 15 दिन के अंदर कर लीजिए, आपका फायदा ही होगा। राइट? तो ये होता है आपका डीआई। उसके बाद आता है एक यूनिट जिसको आप आईसीटी बोल देते हो, या आप इसको बोल सकते हो कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ोगे तो भाई बहुत भयंकर हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट ईमेल हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो सेम है, मतलब हिंदी ही इंग्लिश में लिखी हुई है और इंग्लिश ही हिंदी में लिखी हुई है। अब आईसीटी एक ऐसी यूनिट है जिसमें हर बार एक आध चीज ऐसी होती है जो न्यू होती है, समझ रहे हो ना? कभी सुपर कंप्यूटर चेंज हो जाता है, कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है, कभी चैट जीपीटी आ जाता है ना? तो आईसीटी के अंदर पूरा कंप्यूटर है, शुरू से लेके एंड तक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, इंटरनेट, इंट्रानेट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजें हैं। और ये भी एक ऐसी यूनिट है जो छोटी यूनिट है और अच्छा स्कोर देके जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये एक ऐसी यूनिट है जो यूनिट तो छोटी सी है, देखने में तो आपको लगेगा सर 3 तो लाइनें हैं। 3 लाइनें नहीं है, कम से कम 18 घंटे का कोर्स है ये। सब चीजों को अगर डिटेल में पढ़ोगे, कितने का? 18 घंटे का, तकरीबन 7-8 क्लासेस लगती हैं इस यूनिट को खत्म करने में। ये दिखने में 4 लाइनें हैं, लेकिन एक एक लाइन को बनाने में 2-2 दिन लग जाते हैं। लेकिन एक ऐसी यूनिट है जिसको आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ इसको रिवीजन की जरूरत है। एक बार आपने चीजों को समझ लिया, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और इनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करते जाओगे उतना इसमें से अच्छा स्कोर आपको आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आईसीटी कोई एक चैलेंजिंग यूनिट नहीं है, बड़े आराम से आप आईसीटी को बना सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से इसमें चीजें हैं वो कवर हो जाती हैं, और ज्यादा आपको दिक्कत भी आईसीटी में है वो मोस्टली नहीं होती है। मतलब ज्यादातर बच्चों की आईसीटी कंप्यूटर जिसको बोल देते हैं, इसके क्वेश्चन है वो सही ही होते हैं। कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से चीजों को कवर करें। अब यहां तक जितना सिलेबस था वो एक ऐसा सिलेबस था जो आसान था, लेकिन आखिरी की 2 यूनिट ये है पीपल और डेवलपमेंट, पीपल और एनवायरमेंट। ये वाली क्या बोला जाता है? लोक विकास और पर्यावरण, या पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। अब ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं उसका रीजन बताता हूं। मैं आपको इस बार इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है अगर आप इसको पढ़ भी लेते हो, किसी टॉपिक के कितनी डेप्थ में जाना है वो डिसाइडेड नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इसमें से कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं जो बच्चे एनवायरमेंट साइंस से होते हैं ना, जिनका मेन सब्जेक्ट ही एनवायरमेंट है, उनको भी नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पीपल डेवलपमेंट में
इतने इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनका पीपल और डेवलपमेंट मेजर सब्जेक्ट है उनको भी नहीं आते। अब बात आती है कि सर फिर इस यूनिट को बनाया कैसे जाए, क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे। वो तरीके कौन से हैं, जब मैं इस यूनिट पे आऊंगा तब आपको समझाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस बार इस यूनिट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए, अच्छे तरीके से आप इन सारे सवालों को क्या कर सके, बना सके। अगर आपको ये यूनिट नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, चाहे ये विकास और पर्यावरण है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो मानव और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के मुद्दे क्या है, मानव संसाधन पर प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या है, जितना कुछ भी है, ह्यूमन इन्वायरमेंट एक्टिविटीज है, इन्वायरमेंट के इश्यूज कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद अगर आप देखो पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल हजार्ड्स कौन से हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। एक बड़ी यूनिट है, ध्यान से सुनो, एक बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर आप इस यूनिट को एक बार पढ़ लेते हो तो इस यूनिट में से क्वेश्चन बनाने क्या हो जाते हैं बेटा, आसान हो जाते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें ज्यादा आती हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस यूनिट में आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें थोड़ी ज्यादा आती हैं, तो आप कुछ गैस नहीं कर सकते कि अच्छा ये मैं पढ़ के जा रहा हूं तो यही आएगा। ये वो यूनिट है जिसको आप जितना मर्जी पढ़ लो फिर भी वो एक दो सवाल ऐसे डालेंगे जो आते ही नहीं होंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सारा सिलेबस आए, सारा सिलेबस याद हो, यह जरूरी नहीं है। या जब आप पेपर के अंदर जाओ तो आप ये मत सोच के जाना कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं तो मेरे को सब कुछ आएगा। हमेशा पेपर में चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट आती हैं, और आज से नहीं आती, जब से नेट का पेपर है तब से आती। तो आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर पेपर में आपको 50 सवाल आते हैं, 50 सवाल आते हैं, उसमें से 4 सवाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गए, फॉर एग्जांपल 4 ऐसे आ गए जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, है, तो आप 4 के लिए मेरे को कोसने मत लग जाना कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं थे। शुक्र मनाना कि 46 आपको पढ़ाए हुए थे। बात समझ में आई? नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, जो आता है उस पे फोकस करना है, क्योंकि ये 4 के चक्कर में 46 मत खराब कर लेना। इस 4 के चक्कर में 46 क्वेश्चन अपने वेस्ट मत कर लेना। ये बात समझ लीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए हमेशा तैयार रहिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद आती है हमारी आखिरी यूनिट, जो है हायर एजुकेशन। अब ये यूनिट पीपल और डेवलपमेंट के जैसी है या अलग है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये यूनिट भी थोड़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन पीपल और इन्वायरमेंट के हिसाब से आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड चीजें हैं, स्टैटिक पोर्शन है, और बस आपको याद करना है इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन कैसे आया था, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, प्रोफेशनल, टेक्निक, अलग अलग तरीके की एजुकेशन है, फिर उसके कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से सेक्टर काम करते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राच्य, पारंपरिक, गैर पारंपरिक कौन से तरीके होते हैं, तकनीकी, कौशल, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण, जो पर्यावरण होती है या जिसको आप जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन बोल देते हो, नीतियां, सुशासन। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो टोटली क्या है बेटा, स्टैटिक है। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, रट्टा मारना। जैसे भारत कब आजाद हुआ था? अब 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। अब आपसे कोई बोले कि 1947 में ही क्यों हुआ भाई, 48 में क्यों नहीं हुआ, उस पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। स्टैटिक पोर्शन पे कभी आर्ग्यू नहीं कर सकते। यूजीसी 1953 में ही क्यों बना, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यह पता होना चाहिए कि वो 53 में बना। यही चीजें हैं यहां पर, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये सारी एजुकेशन किससे बताता है? ये सारी एजुकेशन आप लोगों को बताएगा कि कौन कौन सी चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है, किस तरीके से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और ये यूनिट पीपल और डेवलपमेंट जो इससे पहले वाली यूनिट है उससे बेहतर है, समझ रहे हो ना, ये उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें से नंबर आराम से आ जाते हैं। आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें हैं वो इसमें से काफी कम आती, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें हैं वो काफी कम आती हैं, ज्यादातर वही चीजें होती हैं जो आप लोगों को पढ़ाई होती है।
ये है आप लोगों का पूरे सिलेबस का डिकोडिंग। दैट मीन्स iOS की ऐप आज आ जाएगी और जो बच्चे लैपटॉप या मैकबुक पे करना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे एक पिंड कमेंट है, उसमें वेबसाइट का लिंक है, वो यहां से जाके आप वेबसाइट पे कर सकते हो। बात समझ में आई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आज की क्लास का नाम था सिलेबस डिकोडिंग, तो इसमें मैंने आप लोगों को डिकोड करके बता दिया है, हर यूनिट का ओवरव्यू दे दिया है। अब जितनी चीजें आपको यहां पर नजर आ रही हैं, अगले 4-5-6 महीने में इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, इन्हीं को रिकॉल करेंगे, इन्हीं पे फोकस करेंगे, इन्हीं को शुरू करेंगे और इन्हीं को खत्म करेंगे। यूनिट लेंथी है लेकिन इस यूनिट में से क्वेश्चन बन जाते हैं। पीडीएफ हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। पेपर 2 की क्लास शेड्यूल की पीडीएफ आज देखो, ये दोनों ना, हिंदी वाली पीडीएफ भी सिलेबस की और इंग्लिश वाली भी मैं इसमें कोर्स में अपलोड कर दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना और प्रिंट ले लेना। ठीक है, सिलेबस का प्रिंट होना चाहिए आप लोगों के पास, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं। आज आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ, टेंशन। एक तो ना आप लोग भागते बहुत हो, पहला दिन है, आपका सिलेबस खत्म करवाना मेरी जिम्मेवारी है, तो क्लासेस भी मिलेंगी, शेड्यूल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी, लेकिन हर चीज आराम से मिलेगी, शांति से मिलेगी, टेंशन मत लो। कॉमर्स की क्लास मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूं, आज ही होगी, टाइम आपको कंफर्म करके बताता हूं, मोस्ट प्रोबेबली 1:30 या 2 बजे ही होगी। ठीक है, 2 बजे के आसपास होगी या 1 से 2 के बीच में होगी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी, अरे सब होगी, सब होगी, टेंशन मत लो। राइट, तो ये था हमारा सारा सिलेबस डिकोड। अभी आगे हम समझेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करना है। उसके बाद फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, एक एक करके सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। अरे सब कुछ पता चल जाएगा यार, आप इतना भाग क्यों रहे हो? पेपर 1 की क्लास की टाइमिंग फाइनल हो गई है, सुबह 9:30 बजे होगी। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है जी, सारी वीडियो CN अचीवर्स ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। 2-4 दिन सब्र रखो, हर चीज पता चल जाएगी आपको, नोट्स भी, पीडीएफ भी, हर चीज पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए। मैनेजमेंट की भी, कॉमर्स की भी सब शुरू हो जाएगा, मुझे पता है मैनेजमेंट वाले बच्चे भी हैं, तो सबकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, घबराइए मत। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।